हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है भारत में औपनिवेशिक काल। ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 का क्या नाम था? राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, मतलब भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण हमने देखा था और उसमें हमने दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था? मराठों के बारे में। ठीक है, और अब ये जो चैप्टर 4 है, यहाँ पर हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, जो अंग्रेजों ने भारत में अपना उपनिवेश बनाया भारत को, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मतलब भारत पे उन्होंने कब्जा किया, भारत के पैसे को अपने देश में ले गए, उसका इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा हर चैप्टर की तरह एक कोट के साथ में शुरू होता है। इसका ये जो कोट है ये लिखा है विलियम डिग्बी ने 1904 में। ठीक है, ये 1904 की कहानी बता रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आरंभिक काल के ब्रिटिश या ब्रितानी, क्योंकि उस समय इनको ब्रितानी बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो ब्रितानी जो थे ये लगभग 2 शताब्दी पूर्व, अब 2 शताब्दी पूर्व का क्या मतलब है? ये 1900 में ये बात बोल रहे हैं, मतलब 1900 से 2 शताब्दी पहले, यानी कि 200 साल पहले, लगभग 1700 की बात ये बता रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पर जो बंगाल था और जो अन्य समकक्ष अध्यक्षाधीन मंडल जो थे, इसका मतलब क्या है? समकक्ष का मतलब उसके जैसे, मतलब जैसे बंगाल जो थी वो एक प्रेसिडेंसी थी, इनकी प्रेसिडेंसी जो कि अध्यक्षाधीन मंडल है। मतलब अंग्रेज़ों ने ना कुछ अपने क्षेत्र बनाए जिन पर उन्होंने कब्जा किया था। मान लो ये भारत है, भारत के अलग अलग एरिया पे इन्होंने कब्जा किया। इस तरीके से बड़े बड़े जो एरियाज थे इनको इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बोला। ठीक है, एक प्रशासनिक क्षेत्र है ये, और यहाँ पे शासन कौन करेगा? यहाँ पे गवर्नर शासन करता था, तो उसी को प्रेसिडेंसी जो है वो बोला गया है। ठीक है, लाइक आज के जो राज्य हैं भारत के, उसी तरीके से हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी को ही यहाँ पर अध्यक्षाधीन मंडल बोल रहे हैं, अध्यक्ष के अधीन वाला मंडल। अध्यक्ष कौन? जो कि गवर्नर रहेगा। ठीक है, तो बात क्या हो रही है कि बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी और भी इनकी जो है वो प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ये अलग अलग क्षेत्र थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो इनको इस देश और इसकी प्रजा को लूट के लिए शिकार के रूप में देखते थे। ये जो शुरुआती समय के ब्रिटिशर्स थे, ये भारत देश और यहाँ की जो प्रजा है इनको एक शिकार के रूप में देख रहे हैं कि इनको जल्दी से लूटा जाए और इनका जो भी पैसा है, जो भी इनकी प्रॉस्पेरिटी है, उसको लेकर जाया जाए अपने देश में। ठीक है, तो जैसे एक शिकारी देखता है अपने शिकार को, उसी तरीके से ये भारत के लोगों को और भारत को देख रहे थे। ठीक है, फिर उत्तरवर्ती अंग्रेज जो थे, उत्तरवर्ती मतलब बाद में जो अंग्रेज आते हैं, तो उनके अधीन प्रशासक आए, क्योंकि शुरुआत में जो अंग्रेज आते हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, यानी कि व्यापार के लिए आते हैं। ठीक है, भारत में सिर्फ और सिर्फ ये व्यापार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बाद के अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। अब जब शासन स्थापित करेंगे तो प्रशासक भी तो चाहिए, तो प्रशासकों के रूप में ये लूट और ज़्यादा होती है। आज किसी भी पूर्ववर्ती काल से कहीं अधिक उग्र रूप में चल रही है। मतलब ये 1900 की बात बता रहे हैं विलियम डिग्बी कि पूर्ववर्ती काल, जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, ठीक है, और मुगल एम्पायर वगैरह पढ़े, तो इन सभी कालों से भी कहीं ज़्यादा इन अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। ठीक है, ये बात ये बता रहे हैं। तो आधुनिक इंग्लैंड भारतीय संपदा से ही महान बना है। इंग्लैंड कहाँ पे है? जो यूरोप में जो देश है, यहाँ पे अगर पहले हम वर्ल्ड मैप देख लें ताकि हमारी लोकेशन क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे आपको भारत जो है वो देखने को मिलेगा। भारत से वेस्ट में यहाँ पे आपको यूरोप जो है ये कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरोप में ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही है ये है यूनाइटेड किंगडम। इसी यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर अगर आप इसको जूम करके ये देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये ब्रिटेन आइलैंड है। ठीक है, तो इसी आइलैंड में यहाँ पर एक छोटा सा हम स्टेट बोल सकते हैं या छोटा सा देश बोल सकते हैं जिसका नाम है इंग्लैंड। क्योंकि आज के समय पर ये छोटे छोटे जो हैं वो एक अलग अलग देश हैं। ठीक है, छोटे छोटे देश मतलब राज्य जैसा ही इनका स्टेटस है, जैसे भारत के राज्य हैं उसी तरीके से अलग अलग देश हैं छोटे छोटे, और सारे के सारे ये देश मिलकर
या आप इनको देश मत याद रखो, आप इनको सिर्फ स्टेट्स याद रखो, ठीक है। ये सब स्टेट्स हैं, राज्य हैं, ठीक है। उसी में इंग्लैंड एक राज्य है, एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है और एक नदर्न आयरलैंड है। तो ये पूरा मिलाकर जो है वो यूनाइटेड किंगडम नाम की एक कंट्री बनती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको ये इंग्लैंड देखने को मिल रहा है। इसी इंग्लैंड की बात हो रही है कि ये इंग्लैंड जो है वो जो महान बना है, जो इसके पास में इतना पैसा आया है, ये कहाँ से आया है? ये भारतीय संपदा से आया है। भारत के पैसे से ये लोग महान बने हैं, ठीक है। संपदा यानी कि पैसा या संपत्ति सदैव शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा छीनी जाती रही है, ठीक है। मतलब जो भी पावरफुल इंसान रहेगा वो अपनी ताकत के दम पर, अपने दिमाग के दम पर सारा जो संपत्ति है लोगों की उसे वो छीन सकता है। और इन लोगों के पास में तो पैसा भी था और दिमाग भी था, ठीक है। तो इन्होंने बढ़िया तरीके से भारत को लूटने का काम किया। क्लियर हुआ? ये बात बोल रहे हैं विलियम डिग्बी। ओके, अब यहाँ पे जो है आपको एक इमेज देखने को मिलेगी और ये इमेज यूनानी चित्रकार स्पिरिडियोन रोमा द्वारा वर्ष 1778 में बनाया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखो ध्यान से, और इसके बारे में चैप्टर में आगे और भी मेंशन किया गया है। तो इधर की साइड में जो है वो ब्रिटिशर्स के हम कह सकते हैं सिंबल दिखाए गए हैं, और जो राइट साइड है यहाँ पर क्या दिखाया गया है? जो इनकी कॉलोनीज़ हैं, मतलब उपनिवेश जो हैं जिन पर इन्होंने कब्जा किया है ब्रिटिशर्स ने, वो लोग इनको धन वगैरह देते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इस चित्र का नाम क्या है, शीर्षक क्या है इसका? द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया। मतलब जो ईस्ट वाली जगह है, ईस्ट और वेस्ट मतलब कैसे? क्योंकि यूरोप जो है, देखो यूरोप के पर्सपेक्टिव में हम इधर जब देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट हुई ना, तो ईस्ट के जो लोग हैं ये भारत वगैरह के, तो ये ईस्ट के लोग अपने रिचेस मतलब अपने जो भी पैसे वगैरह हैं वो इन ब्रिटानियाज को दे रहे हैं। इधर जो है वो ब्रिटानिया दिखाए गए हैं, ठीक है, मतलब वही ब्रिटिशर्स जो हैं। तो यहाँ से फैक्ट क्या बन जाता है आप लोगों के लिए कि ये पेंटिंग किसने बनाई थी? मतलब ये पूछा जाए कि द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो यूनानी चित्रकार स्पिरिडियोन रोमा ने बनाई थी, ठीक है। कब बनाई थी? 1778 में। ये एक फैक्ट तैयार हुआ। बाकी यूनानी चित्रकार है मतलब यूनान देश से ये बिलोंग करता था। यूनान देश कौन सा है? ग्रीस जो कंट्री है, इसको भी थोड़ा सा देख लो मैप में ताकि आपको ये लोकेशन भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में यूरोप में ही ये वाली जो कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बिखरी बिखरी सी, यही है ग्रीस, ठीक है। यही का है वो पेंटर और उसने ये पेंटिंग बनाई है। कौन सी पेंटिंग? द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, यानी कि ईस्ट वाले लोग अपने जो रिचेस हैं वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं, अपने पैसे वगैरह उनको दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम चैप्टर में देखने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनियलिज्म है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले क्या कारण थे, ठीक है। जो यूरोपीय लोग हैं अलग अलग, जैसे अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स जो थे, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ये सब भारत में क्यों आ रहे हैं? कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो उनको आकर्षित करने वाले रीजंस क्या रहे, कारण क्या रहे, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर है औपनिवेशिक काल से पूर्व यानी कि पहले और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मतलब आर्थिक स्थिति तो मतलब पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। भू राजनीतिक स्थिति का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, ताकि ये जो टर्म है आपके सामने जो है वो बार बार आता रहता है, तो इसका मतलब अच्छे से समझ लो। यहाँ पे भू और राजनीति दो शब्द हैं। भू का मतलब क्या है? हमारी जो भूमि है, जो पृथ्वी है, या भौगोलिक स्थिति हम मान सकते हैं, ठीक है, वो डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे भू। और जो राजनीतिक शब्द है उसका क्या मतलब है? राजनीति वगैरह, शासन और जो अलग अलग देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। अब टोटल मिलाकर देखो, भू राजनीतिक मतलब किसी देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसकी राजनीति पर या दूसरे देशों के साथ में संबंधों पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है, ठीक है, वही है उसकी भू राजनीतिक स्थिति। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझकर देखो। मान लो दो दुकानें हमारे पास, एक दुकान है ए और एक दुकान है बी, ठीक है। अब जो ए दुकान है वो 4 रास्तों के चौराहे पर लगी है, ठीक है, ये बीच में लगी है, इधर से इधर से इधर से और इधर से सब जगह से यहाँ पे रास्ता जा रहा है।
वही जो बी नाम की दुकान है वो एक सुनसान गली में जो है वो लगी है, जहाँ से कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ग्राहक किस दुकान में आएंगे आप खुद बताओ? ए में आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सेस है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो एक अच्छी जगह है जहाँ पर ग्राहक आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसकी अच्छी जगह की वजह से, अच्छी जगह लोकेटेड होने की वजह से क्या होगा भाई? तो जो दूसरे दुकानदार हैं वो या तो इससे दोस्ती करना चाहेंगे, ठीक है, इससे अच्छे संबंध रखना चाहेंगे, या फिर कुछ लोग इस जगह को खरीदना चाहेंगे कि हम जो है इस जगह को खरीद लें और हम जो है वो प्रॉफिट कमाएं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस पर कब्जा करना चाहेंगे कि इसको निकालो, हम इस पर कब्जा कर लें ताकि हम जो है वो मुनाफा कमा पाएं। ठीक है, ये 3 टाइप से जो है लोग देखने को मिलेंगे। यानी इसकी यहाँ पर ये जो लोकेशन है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी वजह से जो अलग अलग व्यापारी हैं उनके साथ में अलग अलग तरीके के संबंध बनेंगे। वही तो भू राजनीति है। ठीक है, जैसे भारत पर अब इसको लागू करके देखो, तो भारत की पहले तो भौगोलिक स्थिति जानो, भारत कहाँ पे है? तो भारत जो है यहाँ पे आपको एशिया के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। क्लियर हुआ? अब एशिया के यहाँ पे बीचों बीच में भारत है, भारत के इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, दोनों साइड समुद्र है। ठीक है, अब जब व्यापार होता है तो जैसे यूरोप से कोई जहाज आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो है वो पास होगा, वो भी इस तरीके से इंडियन ओशन से जाएगा यहाँ पे चाइना वगैरह में, क्योंकि ये जो कंट्री है चाइना है, ये जापान है, तो इधर जो भी यहाँ पे व्यापार करेगा वो जहाज के माध्यम से होगा और जहाज यहीं से ही होकर गुजरेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको रास्ता? और ये वाला रास्ता जो है वो पहले ओपन नहीं था, ये लोगों ने ओपन किया है इसको। यहाँ पर जो है वो ज़मीन थी, ज़मीन को खोद खोद के यहाँ से रास्ता बनाया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लैंड जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अंग्रेज़ आए थे तब इस तरीके से होता था व्यापार, यहाँ से पूरा अफ्रीका को पार करके ये भारत में आते थे, इस तरीके से आगे जाते थे, इस तरीके से व्यापार होता था। ठीक है, अब अफ्रीका से कोई जहाज़ जाएगा तो भी वो इस तरीके से ही जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से चाइना से अगर कोई जहाज़ आ रहा है तो वो भी यहीं से पास हो रहा है। मतलब इंडिया के आसपास से ही सारे के सारे जहाज़ जो हैं वो निकल रहे हैं। समझ पा रहे हो? मतलब व्यापार पर एक निगरानी जो है वो भारत जो है वो बनाकर रख सकता है। तो भारत के पास में समुद्र भी है, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा, और भारत एशिया के बीच में है, और भारत से यूरोप, अफ्रीका और एशिया का भी व्यापार होता है, क्योंकि यहीं से सारे जहाज़ पास होंगे। ठीक है, और ज़मीन के रास्ते से भी थोड़ा बहुत व्यापार हो जाता है। ठीक, तो भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि जो भी भारत पे नियंत्रण करेगा वो यहाँ पे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के व्यापार पर भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे व्यापारी वाला कॉन्सेप्ट, कि कुछ व्यापारी दोस्ती करना चाहेंगे, कुछ उसको खरीदना चाहेंगे, कुछ कब्जा करना चाहेंगे, वैसे ही भारत की जो लोकेशन है तो कई सारे देश ऐसे होंगे जो भारत से दोस्ती करना चाहेंगे। ठीक है, और कुछ देश ऐसे रहे हिस्ट्री में जिसने भारत पे जो है वो कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि भारत में एक तो पैसा बहुत है और भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी एकदम बढ़िया लोकेशन है। ठीक है, यहीं से ही जो है वो सारे के सारे जहाज़ पास होते हैं, तो यहीं से ही सारा व्यापार जो है वो देखने को मिलता है। तो जो भी भारत पे नियंत्रण करेगा वो पूरे व्यापार पे जो है वो उस पर निगरानी रख सकता है। समझ पा रहे हो इस बात को कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन दूसरे देशों के साथ में उसके संबंध को प्रभावित कर रही है, और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और इसके रिसोर्सेज की वजह से ही यहाँ से ये जो यूरोपियंस थे इन्होंने भारत में जो है वो ट्रेडिंग तो शुरू करी, व्यापार तो शुरू किया, लेकिन उस पर फिर वो धीरे धीरे कब्जा करने लगे। उन्होंने सोचा कि यार इस देश पर कब्जा ही क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है। ठीक है, कब्जा रहेगा तो पूरे के पूरे रिसोर्स हमारे हाथ में रहेंगे, इसीलिए उन्होंने भारत पे जो है वो कब्जा करना शुरू किया। समझ पाए इस बात को कि भू राजनीतिक स्थिति क्या है? ठीक है, भौगोलिक स्थिति की वजह से जो राजनीति या जो सिक्योरिटी जो प्रभावित हो रही है, या व्यापार या दूसरे देशों के साथ में संबंध जो जिस तरीके के बन रहे हैं, वही है भू राजनीतिक स्थिति। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रितानी, जिसको हम ब्रिटिश भी बोल रहे हैं, ये औपनिवेशिक प्रभुत्व का या हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ब्रितानी औपनिवेशिक प्रभुत्व जो रहा उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब इन लोगों ने जो भारत को अपना उपनिवेश बनाया था उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है भारत पे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे चैप्टर में। उसके बाद में है हमारे पास में टाइमलाइन। ठीक है,
तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक इंसान जो था ये कालीकट पहुंचा, जिसको हम कोझिकोडे भी बोलते हैं। अब ये कालीकट कहाँ था, तो ये था तुम्हारा केरला साइड में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इस जगह पर जो है वो कालीकट लोकेटेड था, ठीक है, या लोकेटेड है हम ये बोल सकते हैं। तो वापस इस मैप पर आओ और देखो, समझने की कोशिश करना दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ ज़मीन के रास्ते से भारत से व्यापार होता था यूरोप में इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक समय पर इस वाले रीजन पर जो है वो कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और यूरोप के और भारत के व्यापार को रोक दिया। और उन्होंने ये बोला कि अगर जो है यूरोप वालों को सामान भारत से खरीदना है तो उन्हें इन लोगों को या तो बहुत सारे पैसे देने होंगे या फिर ये व्यापार नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यूरोप वालों के लिए बहुत ज़्यादा घाटा का सौदा था ये। तो इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग देशों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी। जो हम बोलते हैं ना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वो चीज़ गलत है। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि भारत तो पहले से है, ठीक है। भारत कोई नई ज़मीन तो बना नहीं था उस समय पर। तो यहाँ से इस तरीके से ये लोग निकलने लगे और धीरे धीरे करके ये भारत पहुँचे। एक इंसान स्पेन से भी निकला था, कोलंबस नाम का, लेकिन वो कोलंबस जो है वो उल्टा चला गया और वो इधर की तरफ निकल गया और उसने अमेरिका की खोज कर ली, या अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली, ठीक है। बाकी फिर वास्को डी गामा निकला तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से अफ्रीका के किनारे किनारे आ रहा है, यहाँ तक आ चुका है वो, ठीक है। अब वो यहाँ आके ये सोच रहा है कि यार मुझे तो भारत का रास्ता मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ, वापस चला जाऊँ। लेकिन फिर क्या होता है, यहीं पर ही साउथ अफ्रीका में ही उसको, वास्को डी गामा को, भारत का एक व्यापारी मिल जाता है और उसी व्यापारी की मदद से फिर वो इस तरीके से भारत पहुंचता है, वास्को डी गामा। और सबसे पहले जब वो भारत आया तो यहीं कालीकट वाली जगह पर वो पहुंचा था, ठीक है। ये इसके पीछे की पूरी कहानी रही। तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, ये फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है। देन 1560 में गोवा में धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, जिसको हम इनक्विजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो धर्म न्यायाधिकरण क्या होता है, ये एक तरीके से धार्मिक अदालत होती है। देखो, कोई भी जो वर्ड हुआ करे ना उसको आप बुक में ही इस तरीके से अंडरलाइन करके और साइड में ही लिख लिया करो, काफ़ी जगह रहती है बुक में साइड बाय साइड में। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे खुद से बुक को तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वीडियो देखने से सब कुछ हमेशा याद नहीं रह सकता है, तो साथ के साथ लिखते चला करो। तो ये धर्म न्यायाधिकरण जो है वो धार्मिक अदालत है। अगर कोई ईसाई धर्म के नियम को नहीं मान रहा है तो उसको सज़ा वगैरह दी जाती थी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे चल रही थी। कहाँ पे, गोवा में ये इस्टेब्लिश की गई थी। गोवा कहाँ है भाई, गोवा जो हमारा आज स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा स्टेट है महाराष्ट्र के साउथ में, ठीक है। तो यहीं पर ही ये धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना की। उसके बाद है 1612 से 1690 के बीच में क्या होता है, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, अगेन इधर यूरोप है और इधर भारत है, तो ये यूरोप के ईस्ट में हुआ। तो ईस्ट वाले इंडिया में क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे जाके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ठीक है। तो इस कंपनी ने सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, ठीक है। इनकी लोकेशन आप देख लो, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सूरत जो है वो ये गुजरात में यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। बम्बई जो है वो ये महाराष्ट्र वाला रीजन, बॉम्बे जैसे बोलते हैं। मद्रास इधर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु साइड में। और जो कलकत्ता है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इन जगहों पे, इन चारों जगहों पे 1612 से लेकर 1690 के बीच में अंग्रेज़ों ने अपनी व्यापारिक केंद्र लगाना शुरू किए, जिसको हम फैक्ट्री भी बोलते हैं। व्यापारिक केंद्र यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक जगह बना लेते हैं अपनी और वहीं पर सारा सामान लेकर आते हैं और वहीं से लेकर जाकर वो बेचते हैं सामान, ठीक है। यहाँ पे सामान आया और यहाँ से सामान बेचा गया, तो यहाँ पे एक केंद्र उन्होंने बना लिया अलग अलग जगहों पर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे 1690 तक की अभी हमने देखी थी, 1612 से 1690 में तो फैक्ट्रीज बनाई गई। लेकिन उसी बीच में 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो फ्रांसीसियों ने बनाई थी। उनके द्वारा पौंडीचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई, जिसको हम आज पुदुचेरी बोलते हैं, ठीक है। तो पौंडीचेरी कहाँ पे है, पौंडीचेरी की लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी
हमारे ईस्टर्न साइड में। तो ये तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु के ही पास में यहाँ पर लोकेटेड है पौंडीचेरी या पुदुचेरी हम इसको आज बोलते हैं। यहीं पर ही फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी या व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, बाकी आपको एक चीज़ और मैं ये बता दूं मैप के थ्रू कि ये फ्रांसीसी वगैरह अंग्रेज़ वगैरह अलग अलग देशों से आए थे। तो कहाँ से आए थे? तो ये यूरोप का आधा मैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंट्री तो यूनाइटेड किंगडम है, मैंने बता ही दी, समझा ही दी है। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग आए थे, ये हम ये बोल सकते हैं कि इंग्लैंड से जो लोग आए थे उनको हमने क्या बोला? उनको तो हमने बोला ब्रिटिशर्स। ठीक है, पुर्तगाल से जो लोग आए थे उनको हमने पुर्तगाली बोला। ठीक है, बाकी फ्रांस से जो लोग आए थे वो फ्रांसीसी हैं। ये कंट्री जो है छोटी सी पिद्दी सी जो है ये नीदरलैंड है, और यहाँ के लोगों को हमने डच बोला। ठीक है, और यहाँ पर एक और छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी डेनमार्क नाम की, और यहाँ के लोगों को हमने डेन्स बोला या डेनिश बोला। क्लियर हुआ? तो अलग अलग ये यूरोपियन कंट्री थी, इनके अलग अलग निवासियों को हमने अलग अलग नाम दिए। ठीक है, उसके बाद 1741 में कोलाचल के युद्ध में डच सैन्य बल की हुई पराजय। कोलाचल कहाँ है? इसकी भी लोकेशन आप देख लो। तो कोलाचल आपको आज तमिलनाडु में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है आपका तमिलनाडु का मैप, इस तरीके से है। ठीक है, तो इसी में ही यहाँ पर बिल्कुल साउथ टिप पर कोलाचल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं कोलाचल में युद्ध हुआ था और इसमें डच जो थे वो हारे थे। क्लियर हुआ? 1741 में हुआ ये। एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने कहानी पढ़ी नहीं है, तो ये चीज़ें जो सन वगैरह ये आपको याद होंगी नहीं। तो चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप हम याद करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में है 1746 से 1763 ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध होते हैं। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं और फ्रांसीसी हैं ये लोग आपस में लड़ने लगेंगे भारत में, और उनके बीच में जो युद्ध होंगे उनको हम कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी है 1757 वाला ईयर, और इसमें प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय होती है, ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। प्लासी जो है वो बंगाल की एक जगह है, और इस मैप में देखो, इस मैप में इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़े हैं मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा था, पहला बैटल जो हुआ था। ठीक है, पानीपत नाम की ही जगह पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। क्लियर हुआ? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर जीता था और इसमें बाबर जीता था। ठीक है, हल्दी घाटी का बैटल देखा था, अरावली के हल्दी घाटी दर्रे में जो हुआ था, और 1576 में हुआ ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। वैसे यहाँ पे अकबर डायरेक्टली नहीं लड़ा था, अकबर ने अपना सेनापति भेजा था। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था ये युद्ध। तो इसकी ये लोकेशन तो यहाँ पे गलत है, ये इस वाली जगह पर यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे इसके अलावा हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी पढ़ा हुआ है 1761 में मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हमने चैप्टर में इसको अफगान नाम से देखा था, अफगान और मराठों के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, और आपके लिए कौन सा काम का है अब? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये प्लासी नाम की जगह है जो कि बंगाल में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो स्टेट है ये कौन सा स्टेट है? ये वेस्ट बंगाल है, और यहीं पर ही प्लासी है। तो उसी जगह पर जो युद्ध हुआ उसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं, 1757 में होता है, और इसके बारे में हम देख लेंगे बाद में। बाकी एक हमने बैटल ऑफ तालीकोटा भी पढ़ा था, 1565 में हुआ था, विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था ये। ठीक है, ये मैंने आपको लगे हाथों जो है वो रिवाइज करवा दिया। अब आगे देखते हैं, और 1770 से 1772 में बंगाल का पहला भीषण अकाल आता है। बंगाल वाला जो रीजन है वो आज का सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया था ये, पूरा बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट, उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट, सब मिलाकर जो है वो बंगाल बनता था। तो लगभग जो है वो इतना बड़ा बंगाल था। ठीक है, और इसी बंगाल का पहला अकाल जो है, भीषण अकाल, मतलब बहुत बुरी तरीके से अकाल पड़ा, खाने की कमी हो गई 1770 से 1772 के बीच में। और ये अकाल बेसिकली अंग्रेज़ों की वजह से ही पड़ रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स ही इतना ज़्यादा लेते थे, चाहे किसान कुछ उगाएं चाहे ना उगाएं, उनकी फसल खराब हो गई है कुछ नहीं देखते थे। ठीक है, इसी वजह से फिर अकाल पड़ने लगे। उसके बाद में 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो मराठा शक्ति का अंत होता है, ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं।
ठीक है। तो तीसरा जो युद्ध होता है वो 1818 में होता है और यहीं से ही मराठा शक्ति का पतन होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना इसको अभी के अभी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे 1829 से 1833 वर्तमान मेघालय में खासी जन क्रांति होती है। मेघालय कहाँ है पहले ये देखो, तो मेघालय आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ये वाला जो स्टेट है। ठीक है, इसी मेघालय में थी खासी जनजाति। खासी कोई वो नहीं है कफ वाला जो हम खासते हैं, वो नहीं, ये खासी जनजाति का नाम है। ठीक है, जो ट्राइब होती है फॉरेस्ट वगैरह में रहती है, जिनके अपने खुद के कल्चर्स होते हैं। और इसी खासी जनजाति ने जो है वो क्रांति कर दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, या युद्ध या हम बोल सकते हैं उनके विरुद्ध ये लोग खड़े हो गए, तो इन्होंने जन क्रांति करी। ये इस समय पर होती है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 1835। तो मैकाले नाम का एक व्यक्ति था अंग्रेज़ों की तरफ से ही, इसका भारतीय शिक्षा पर प्रतिवेदन आता है, मतलब ये रिपोर्ट देता है अपनी इंडियन एजुकेशन पर कि भारतीय शिक्षा में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और इसने अंग्रेज़ी शिक्षा जो थी ब्रिटिशर्स वाली, उसको बढ़ावा देने की बात करी अपने इस प्रतिवेदन या अपनी इस रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद 1848 से 49 के बीच में सिख साम्राज्य जो हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे ये हो गया साउथ इंडिया और इधर की तरफ क्या है, इधर है इस तरीके से हमारा नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो जो सिख साम्राज्य था वो लगभग इतना बड़ा था, नॉर्थ में था। ठीक है, और इसी सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है इस टाइम पीरियड पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का अधिग्रहण, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस पंजाब को अपने कब्जे में ले लेती है। क्लियर हुआ? तो पंजाब भी इनके कब्जे में आ चुका है। फिर 1857 में महान भारतीय क्रांति होती है, जो 1857 का विद्रोह के नाम से जानी जाती है। ठीक है, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है, वो 1857 में होती है। और इसी क्रांति की वजह से 1858 में ब्रिटिश राज जो था, मतलब जो ब्रिटिश, या हम ये बोल रहे हैं कि ये जो यूके जो कंट्री है, जो इंग्लैंड है, यहाँ पे जो रानी बैठी हुई हैं उनको हम बोल रहे हैं क्राउन। इस तरीके से हम क्राउन बना सकते हैं, है ना। तो ये जो क्राउन है, जो ब्रिटिश राज है, अब इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया इस क्रांति के बाद में, जो 1857 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश राज का आरंभ हो गया। मतलब ये जो क्राउन है वो डायरेक्टली अब जो है वो भारत को रूल करेगा, डायरेक्टली यहाँ से शासन चलेगा, कोई कंपनी वगैरह शासन नहीं करेगी। ये बात बोली 1858 में। ठीक है, तो ये पूरी टाइमलाइन हुई, स्टेप बाय स्टेप हम इसको चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ में ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा हुआ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उपनिवेशवाद से शुरू करेंगे। ठीक है, उपनिवेशवाद का युग, उपनिवेशवाद होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके ही रख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।